तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज यार, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो एक बार सारे बच्चे क्लियर कर देंगे कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ऑडियो और वीडियो करेक्ट है या नहीं है। तो नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस यस यस, आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आज 6 मिनट मैं लेट हो गया हूं, है ना, कोई बात, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, डन, बहुत अच्छे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हमारा ये आज का नया चैप्टर है, ठीक है, नेशनल इनकम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं यार कि राष्ट्रीय आय एक ऐसा चैप्टर जहां पर आपको जीडीपी, जीएनपी, ये सब पढ़ने को मिलेगा, ये सब पढ़ने को मिलेगा। और डेफिनेटली जब ये सब को पढ़ने को मिलता है तो आपके एग्जाम में चीजें आनी ही आनी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है, वस्तुएं या गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, आपने टर्म सुनी होंगी कि जीडीपी, जीएनपी, या आपका एनडीपी, एनएनपी, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, मैं नहीं मानता कि आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा। तो ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर, हम सब कुछ सब इसके अंदर सब कुछ कवर करेंगे, राइट। और यहां पर हमारा जीडीपी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, हम वो भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और यस, ये हमारा चैप्टर 2 क्लासेस के अंदर मैं इसको खत्म करने का जरूर ट्राई करूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है कोई। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताइए। तो क्लास को स्टार्ट करें, बोलिए बेटा, यस और नो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर किसी को आवाज की, ऑडियो की, वीडियो की दिक्कत है कोई, तो वो एक बार जरा क्लास को रीजॉइन कर लेंगे। तो पहला पहला पॉइंट है हमारा कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ें तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री मींस द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ओवर अ ईयर। क्या बोल रहा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का अर्थ उस देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित कुल आय का एक योग है। क्या कहना चाह रहा है वो, बहुत सिंपल एक पॉइंट में समझाया जा रहा है आपको कि राष्ट्रीय आय से हम लोग क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय, या ऐसा बोल लो नेशनल इनकम, या ऐसा बोल लो कि नेशनल इनकम। अब प्लीज सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, फालतू की बात पे या अननेसेसरी कमेंटबाजी पे काम मत कीजिएगा, सिर्फ ध्यान बोर्ड पर और मुझ पर, और कहीं नहीं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय का बहुत सिंपल मतलब है राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय, इसी से बनता है राष्ट्रीय आय, ठीक है, इससे बनता है राष्ट्रीय आय, सिंपल, ठीक है। राष्ट्र में या किसी देश में, राष्ट्र में या किसी देश में कौन लोग रहते हैं, वहां के नागरिक, वहां के सिटीजन, वहां के नागरिक, वहां के सिटीजन, ये लोग रहते हैं, ठीक। तो वहां के सिटीजन के द्वारा, वहां के नागरिकों के द्वारा, या उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो आय, या उनके द्वारा जो इनकम कमाई जाएगी, उनके द्वारा जो इनकम कमाई जाएगी, जो उनके मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, अगर उन सब लोगों की इनकम को ऐड कर दिया जाए, अगर उन सब लोगों की इनकम को ऐड कर दिया जाए तो राष्ट्रीय आय निकल आती है, तो राष्ट्रीय आय निकल आती है। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट, ठीक है।
अगर मानो कि कोई एक देश है, कंट्री का नाम है ए, उस कंट्री में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर इन सब की आय को जोड़ दिया जाए, अगर इन सब की आय को जोड़ दिया जाए या इन सब की आय का सम कर दिया जाए कि सम ऑफ ऑल इनकम अगर कर दिया जाए तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी, तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। यह सबसे आसान तरीका है, यह सबसे आसान तरीका है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक होती है पर कैपिटा इनकम, एक होती है पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये इसको हिंदी के अंदर ये वर्ड यूज करके बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं नेशनल इनकम को, अगर मैं नेशनल इनकम को उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं नेशनल इनकम को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, तो मेरी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, ठीक है, सिंपल। मानो कि यहां पर जो 1000 लोग रहते हैं, इस देश की टोटल इनकम है 1 करोड़ रुपए, इस ए देश की टोटल इनकम है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर इसकी प्रति व्यक्ति आय निकालनी तो क्या करूंगा मैं कि 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये 3 कट जाएंगे, ये 3 काट दूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 रुपए इसकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी, 10,000 रुपए इसकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब जब मैं आपसे एक राष्ट्रीय आय की बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं एनआरआई, भारत के नागरिक, इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं, हम एक बेसिक डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, हम एक बेसिक डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, उसको समझने का ट्राई कर रहे हैं। ये जो आप मुझसे ये फॉरेन की बात कर रहे हो, एनआरआई की बात कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट जीडी आपका जीडीपी और आपके ये जीएनपी के अंदर आएगा। जब मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के डिफरेंस की बात करूंगा तब बात करेंगे ये वाली कि एनआरआई, फॉरेन का बंदा, ये सब बात तब करेंगे, अभी करने का कोई फायदा नहीं है इसको, ठीक है। अभी सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन क्या बोल रहा है ये कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का अर्थ उस देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित कुल आय का योग है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ये होती है नेशनल इनकम, ठीक है, ठीक। इसके बाद ये आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को निकालने के इन तीनों में से कौन सा तरीका आपको लगता है कि तरीके को यूज किया जाता है। सिंपल, कि राष्ट्रीय आय को अगर निकालने की बात करी जाए तो इनमें से कौन से तरीके को यूज करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ए, बी, सी या डी। वेरी गुड, राइट आंसर इज डी। राष्ट्रीय आय को निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, एक आय विधि, इनकम मेथड, और एक उत्पाद विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। हमने तीनों पॉइंट एक एक करके पढ़ने हैं और तीनों को एक एक करके समझना है, तीनों पॉइंट हमने एक एक करके पढ़ने हैं और तीनों को हमने एक एक करके समझना है, ठीक है, सीधी बात ये वाली। पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट रहेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, फर्स्ट रहेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, यानी कि व्यय विधि। अच्छा, नेशनल इनकम पढ़ने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, यही अगर मैं आपको 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा सीए की तैयारी कर रहा है मैं उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आप एसएससी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो कंटेंट उन स्कूल से, सीए से, कॉलेज की पढ़ाई से अलग है।
क्योंकि हमने इसमें न्यूमेरिकल्स सोल्व नहीं करने। हमें कोई नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय आय निकाल के दिखाओ, हमें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमने वही पढ़ना जो हमारे एग्जाम में आता है, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ेंगे भैया, बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, अगर मैं आपसे एक बात करूं बहुत सिंपल तरीके से, अगर एक लाइन बोलूं कि किसी का खर्चा किसी की आय है, किसी का खर्चा किसी की आय है, यानी कि someone's expenditure is someone's income। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करोगे? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे? एग्री करोगे? जैसे मानो कि मैं एक दुकान पर गया, उस दुकान पर जाकर मैंने 500 रुपए की एक शर्ट खरीदी, मान लेते हैं, वैसे 500 की शर्ट आती कहां आजकल, 500 रुपए की हमने एक शर्ट खरीदी, ठीक है। मैंने 500 रुपए ये खर्च किए, तो मेरे लिए तो ये खर्चा है, मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये 500 रुपए इस दुकानदार की आय है, यानी कि मेरा खर्चा मेरी किसी और की आय है। तो अगर ये बोला जाए कि लास्ट एक साल में भारत में जो टोटल खर्चा किया गया है लोगों के द्वारा, रियलिटी में वही भारत की राष्ट्रीय आय है, तो क्या यह गलत होगा? I am buying a pen, I spent the money, but the shopkeeper made the profit. Definitely, Souvik. Very nice. So, sir, if I say consumer expenditure is producer's income, would it be right? Definitely. Definitely. So, just take an example. I have a factory, and I made chair in that factory. So, if someone is not buying my chair, so why would I create or manufacture any furniture, any chair? So this is the process. The factory owner will produce the chair, right? And the customer pay for that chair, and that amount for the customer, that amount will be his or her expenditure, and that amount for me, like, or for a producer, will be the what? Will be the yield or income, revenue, टर्नओवर, राइट? यही तो होता है, और क्या होगा? है यही, इसके अलावा क्या होगा? और ठीक है ना। चलिए अब इसमें हमने कॉस्ट वगैरह तक नहीं जाना, हमने एक बेसिक चीज समझ के चलनी है। कहने का मुद्दा यह है कि अगर मानो कि भारत के, अगर मैं एक साल की बात करता हूं, अगर भारत के एक साल में जो लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर भारत के एक साल में जो लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर है, वही रियलिटी में भारत के लोगों की टोटल इनकम है, वही रियलिटी में भारत के लोगों की टोटल इनकम भी है। अगर एक साल के अंदर लोगों ने 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, तो खर्चा किस पे किया है? वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स को खरीदने के लिए, होटल्स में खर्च करने के लिए, यानी कि 100 करोड़ रुपए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए करे गए हैं। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो बेचे जाएंगे, वही तो इनकम होगी, वही तो होगी आय, वही तो होगी आय, वही होगी ना आय, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस आय का क्या किया जा रहा है, उससे एक्सपेंडिचर मेथड में कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ यहां तक है, इसके आगे उसका क्या होगा, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, कि सर ये जो 100 करोड़ रुपए जिसको आप इनकम बता रहे हो, या सर आप जो 100 करोड़ रुपए आय बता रहे हो, सर इसमें तो कॉस्ट भी होगी, लागत भी होगी, सब कुछ होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा।
गलत नहीं बोल रहे आप, लेकिन हम जो खर्चा कर रहे हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, है ना, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसी में से ही उनकी आय बन रही है, उसी में से ही उनकी आय बन रही है। ठीक है, फिर वो उस आय को यूज करेंगे, कहीं और खर्च करेंगे, किसी और की आय बनेगी, कहीं ना कहीं जाकर वो किसी ना किसी की आय में, कहीं ना कहीं जाकर वो किसी की इनकम में ऐड होगा। बात समझ आई? कि जैसे मैंने जो ये 500 रुपए की, मैंने जो ये 500 रुपए की शर्ट खरीदी है, ये दुकानदार के लिए 500 रुपए की रिसीप्ट है, ये दुकानदार के लिए 500 रुपए की रिसीविंग है। अब इसमें वो कॉस्ट भी निकालेगा, इसमें वो सैलरी भी देगा, इसमें वो हो सकता है कुछ सेविंग भी करे। अब जो कॉस्ट वो आगे किसी को पे कर रहा है, अब जो कॉस्ट वो किसी को आगे पे कर रहा है, वो जो आगे जिसको पे किया, मानो सोहन नाम के लड़के को पे किया, तो उसके लिए वो तो सैलरी बनी, उसकी भी तो ये आय बनी। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो आगे का प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी सिर्फ बहुत सिंपल लेके चलना है कि किसी का खर्चा किसी की रिसीविंग है या किसी की आय है, सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अड्डा 24/7 हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है, हर महीने एवरी मंथ, मानो कि मेरी सैलरी है, एग्जांपल लेते हैं 50,000 रुपए, बताऊंगा नहीं वैसे कितनी है। ठीक है, तो ये 50,000 रुपए जो साहिल मदान की हर महीने की सैलरी है, अड्डा 24/7 के लिए ये क्या है? अड्डा 24/7 के लिए ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है। साहिल के लिए ये क्या है? साहिल के लिए ये उसकी आय है। अब साहिल इसमें से ईएमआई पे करे, साहिल इसमें से रेंट पे करे, साहिल इसमें से ट्रैवल करने जाए, साहिल इसमें से बुक खरीदे, वो साहिल की मर्जी है। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक्सपेंडिचर देखा जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक्सपेंडिचर देखा जाएगा। बात समझ आई? अब बोलिए, थोड़ी बात क्लियर हुई क्या कहना चाह रहा हूं, या नहीं हुई? डन हो गया? चलो अब आते हैं टेक्निकल बात पे, अब आएंगे टेक्निकल चीज पे। टेक्निकल चीज ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है। एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एक सेकंड यार, ये क्यों बज रहा है इतना आज? ये क्या बात हो गई? चलो, ये फॉर्मूला है हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का। किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से। सी मतलब कंजम्पशन, सी मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब उपभोग। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। ठीक है भैया। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार द्वारा खर्च, सरकार द्वारा खर्च। ठीक है। एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। जब मैं नेशनल इनकम निकालने की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारे प्यारे भारत की बात कर रहा हूं। तो इस केस के अंदर मैं सब चीजों को भारत के अकॉर्डिंग देखूंगा।
सब चीजों को भारत के अकॉर्डिंग देखूंगा। ठीक है, कह रहे वाइफ का मैसेज होगा शायद, कुछ भी कुछ भी, कोई बात नहीं, सर का पैर नहीं, कुछ नहीं है। वैसे तो ब्याह हुआ नहीं मेरा अभी तक है, वैसे तो मेरा ब्याह हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये करता कौन कौन है। उपभोग करा जाएगा प्राइवेट पर्सन के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा उपभोग किया जाता है, जैसे कि आप, मैं, पापा मम्मी चाचा चाची। इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एक कोई प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार कोई स्कीम पर खर्चा कर रही है, सरकार कोई प्रोजेक्ट पर खर्चा कर रही है, या सरकार कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सारा का सारा आपके सरकार के खर्चे में आएगा, ये सारा का सारा आपके सरकार के खर्चे में आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट, जो पैसा, एक्सपोर्ट क्या होता है, मानो कि इंडिया है, ये हमारे बाहर का पूरा वर्ल्ड है, इंडिया है बेटा, ये बाहर का हमारा पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है, इंडिया से जो सामान बाहर जा रहा है उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। सामान बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट के केस में पैसा भारत में आएगा, एक्सपोर्ट में सामान बाहर जाएगा, पैसा अंदर आएगा। करेक्ट बोल रहा हूं? अगर सामान भारत में आ रहा है, अगर हम सामान का इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, अगर सामान भारत में आएगा तो पैसा भारत से बाहर जाएगा। पॉइंट समझ में आया? एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, इंपोर्ट का मतलब आयात, ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मेरा एक्सपोर्ट भारत के लिए आय का एक तरीका है और इंपोर्ट भारत के लिए एक खर्चा करने का तरीका है, एक्सपेंडिचर का तरीका है। इसीलिए हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं टोटल खर्चा निकालने के लिए, टोटल खर्चा निकालने के लिए। बात समझ आ गई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बताया जाता हूं मैं। मतलब सीरियसली ये आज की क्लास का हमारा वो है को तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कब करेंगे शादी। क्या करना भाई, मैं जिंदगी के अंदर बहुत खुश हूं, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश हूं, मेरी अभी करने की इच्छा भी नहीं हो रही खास कोई, मैं कर लूंगा आराम से, मेरा मन करेगा, तुम टेंशन मत लो इतनी है? चलो डन, आ जाओ। तो यहां पर हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका है। अब आपके सामने मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी है ना। आप मुझे इसके अलावा एक चीज समझा दो कि सर इसके अलावा जो खर्चा है, कोई और भी आप खर्चा इमेजिन कर पा रहे हो? इसके अलावा आप कोई और खर्चा इमेजिन कर पा रहे हो? है भैया, इसके अलावा आप कोई और खर्चा इमेजिन कर पा रहे हो? आप मेरे को ये बता दो, बोलिए जी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट की बात कर ले अगर प्राइवेट इंडस्ट्री के बारे में, है ना? मेरा कमेंट देख लीजिए प्लीज एक बार, शौर्य जी आपका मैंने कमेंट देख लिया बेटा। सर कोई सेविंग कर रहा है तो, सेविंग कर रहा है तो बात की बात है, वो सेविंग की बात करेंगे। सैटेलाइट रॉकेट का खर्चा या तो हो गया कंपनी कर तो रही है, कॉर्पोरेट कर तो रहा है, आ गया कंपनी में, आ गया जो सैलरी दे रही है कोई प्राइवेट कंपनी या कुछ कर रही है, वो आपका इसमें ही आ जाएगा सारा का सारा,
व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार खर्चा करती है बेटा। टैक्स कैसे खर्चा हो सकता है? टैक्स इज नॉट अ खर्चा। टैक्स बेटा खर्चा नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके सोचेंगे तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके इसी में आ जाएंगे। सारे के सारे एक्सपेंडिचर बेटा इसी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो यस और नो, बताइए, बोलिए बोलिए, यस और नो। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, तो जरा बताना एक बार कि क्या लगता है आपको, क्या आंसर निकलेगा इसके अंदर। जरा कैलकुलेट करना कि क्या आंसर आएगा। कैलकुलेट करो, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है। अरे 2 मिनट रुक जाओ, टैक्स का बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, बताऊंगा टैक्स का क्या सिस्टम है। रुक जाइए, मैंने क्या बोला आपको कि हम यहां पर सरकार के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं। सरकार टैक्स का खर्चा नहीं है, टैक्स जो है सरकार के लिए खर्चा नहीं होता। ये आपकी मेरी राष्ट्रीय आय नहीं निकल रही है, सरकार की निकल रही है, देश की निकल रही है। देश के लिए टैक्स खर्चा नहीं है, इनकम है। समझो बात को, निकाले। चलो, मेरा क्या फॉर्मूला है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, यहां लिखा है टोटल कंजम्पशन, यहां लिखा है प्राइवेट कंजम्पशन, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर टोटल लिखा हुआ है। पहला पहला पॉइंट 5 के 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहीं दिया ही नहीं हुआ तो वो 0 हो गया। फिर आया टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि +0 +10। ठीक है, फिर आया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से मैंने इंपोर्ट को माइनस किया, क्या आया? प्लस, प्लस करूंगा बोलो ना, माइनस क्या करूंगा? क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस आएगा ना, -1,50,000 रुपए। राइट, जो आंसर निकलेगा वो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। ये आंसर बेसिकली क्वेश्चन आता नहीं है। अब लिखा टोटल इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब क्लियर हुआ कि क्या कहना चाह रहा हूं? अब बोलो, बोलिए क्लियर हुआ? अब क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं हुआ? डन, चलिए। प्राइवेट कंजम्पशन को इसलिए ऐड नहीं है क्योंकि हमने टोटल कंजम्पशन दिया हुआ था। प्राइवेट कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन में ऑलरेडी एडेड था। वो एक छोटा सा ट्रिक था बेटा आपके लिए।
आपको अगर मानो इन केस वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेन आपको यह याद रखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, आ जाओ जरा पढ़ लो इसके बारे में आप। एक्सपेंडिचर मेथड, द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और जीडीपी takes into account the final goods and services produced in a country during a period of time। यानी कि भैया जो वस्तुओं और सेवाएं का प्रोड्यूस किया गया है और उस पर जो टोटल व्यय किया गया है, उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकल आएगा। इन सब में ये फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब कंजम्पशन बाय द रेजिडेंट ऑफ अ नेशन, यानी कि भारत लोगों के द्वारा जो खर्चा किया जाएगा। अब यह देखो रेजिडेंट आ गया, ये सिटीजन नहीं है। रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। रेजिडेंट जो भारत में रहते हैं, यानी कि विदेशी और देशी दोनों। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। अगर हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया तो मामला निपट जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? सर कुछ कहना चाहता हूं आपसे, कह दे बेटा, कह दे, कह दे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आपके न्यूमेरिकल नहीं आएगा। या तो ये पूछ लेगा कि इनमें से किस मेथड से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। इनमें से ये C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M लिख देगा, ऐसे लिख देगा आपको क्वेश्चन कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये लिखा आएगा फॉर्मूला। उससे पूछेगा कि ऊपर के फॉर्मूले में C का क्या मतलब है, ये पूछ लेगा कि ऊपर के फॉर्मूले में I का क्या मतलब है, ऊपर के फॉर्मूले में G का क्या मतलब है, ये बातें पूछ लेगा। बात समझ आई? ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है। नोट नहीं करे हैं कोई दिक्कत, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये सारा का सारा पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। नोट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, ये सारा मिल जाएगा आपको इसके अंदर। तो एक्सपेंडिचर मेथड, बोलो भैया क्लियर हो गया? यस और नो, जल्दी बोलो। क्लियर कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है? जितना बता रहा हूं अगर उतने से काम रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। अगर जबरदस्ती का दिमाग चलाना है, अगर जबरदस्ती की चीज पढ़नी है, फिर समय बेटा वेस्ट ही करोगे और कोई फायदा नहीं है ना। ऑल ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम मेथड। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम मेथड। अब बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इनकम मेथड तो बहुत सिंपल है कि जो लोग हमारे देश में इनकम कमा रहे हैं सबकी आय को जोड़ दो। ये वाला जो हमने पहले पहले पढ़ा था कि सबकी आय को अगर हम जोड़ दें, सबकी आय को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल आएगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकल आएगा। सिंपल सी बात है। आप मेरे को यह बताओ, आप मेरे को यह बताओ कि भारत में या दुनिया में लोग इनकम किस किस तरीके से कमाते हैं, ये बताओ आप मुझे, कि मतलब दुनिया में लोगों के इनकम कमाने के सोर्स क्या क्या है, बताइए, सोच के बताओ। सर आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं कमेंट्स को? कि बेटा मैं पढ़ाने आता हूं, कमेंट पढ़ने नहीं आता, इसलिए इग्नोर करता हूं कमेंट। वेरी गुड। देखो बहुत तरीके नहीं, बताओ कि एग्जांपल दो। जैसे कोई इंसान जॉब कर रहा है, जैसे कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई इंसान स्टॉक मार्केट में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। किसी इंसान के पास अपनी प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे दिया हुआ है तो उससे रेंट कमा रहा है। इसके अलावा भी होता है कोई तरीका? टीचिंग वाला भी जॉब के अंदर आ जाएगा, बिजनेस के अंदर आ जाएगा। और भी होता है कोई? ट्रेडिंग वाला इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया, दलाल वाला इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया, और कुछ ड्राइविंग वाला इसमें आ गया, लेबर वाला जॉब में आ गया। और भी होता है कोई इसके अलावा? जैसे कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब कर रहा है, जॉब करने वाले को सैलरी मिल रही है। कोई बिजनेस कर रहा है,
बिजनेस करने वाला प्रॉफिट कमा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से आप रिटर्न कमा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला बंदा भैया प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहा है, प्रोफेशनल अपने काम की फीस कमा रहा है। सर प्रोफेशनल क्या भला है? जैसे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। टीचर भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि टीचर भी फीस लेते हैं, कि फीस ले रहे हैं, फीस अपने काम की आपसे फीस ले रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जैसे बैंक है, बैंक किसी को लोन दे रहा है, लोन पर इंटरेस्ट कमा रहा है, लोन पर इंटरेस्ट कमा रहा है। तो ये सारे के सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, ये सारे के सारे पैसे कमाने के तरीके हैं। तो आप में से क्या किसी के माइंड में इन तरीकों के अलावा भी कोई तरीका आपके माइंड में आ रहा है? क्या इन तरीकों के अलावा भी आपके माइंड में कोई और तरीका आ रहा है? बोलो यस और नो। आएगा ही नहीं। सर मैं परसों से बहुत परेशान हूं, अड्डा वाले कोई भी बात नहीं कर रहे। अच्छा, अरे ध्यान से देखोगे सारा का सारा इसी में आ जाएगा, सारा इसी में आ जाएगा, सारा का सारा। रैंसम गिना जाएगा? नहीं यार, रैंसम नहीं गिना जाएगा। रैंसम भी गिन ले कि प्रोफेशनल्स है वो लोग, लोगों को उठाने का काम करते हैं, रैंसम गिन ले। या कोई किसी को ऑनलाइन कर रहा है, उनका प्रोफेशन है, वो इसमें आ जाएगा। क्रिकेट खेल रहा है बंदा, कोई क्रिकेटर है, प्रोफेशन है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी में। फार्मिंग का बेटा, फार्मिंग बिजनेस है एक तरीके का, यहां आ जाएगा। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ अ बिजनेस, राइट। मिनिस्टर्स भी तो पैसे कमाते हैं, सैलरी कमाते हैं बेटा, सैलरी आती है उनकी भी, एक तरीके की जॉब कर रहे हैं वो भी। जो 2 नंबर का पैसा है वो तो कहीं पे जोड़ नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट भी तो एक टाइप का बिजनेस है। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट करना अलग चीज है, बिजनेस करना अलग चीज है, दोनों में फर्क है, अलग चीज होती है। डन। एक्टर प्रोफेशनल है बेटा, यहां पे आ जाएगा, बस खत्म। फालतू की बातें ना तुमसे जितनी मर्जी करा लो, तुम पूरे 1 घंटे फालतू की चीजें लिखते ही रहोगे, देखिए कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं हो रही इस चीज से। सर रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही, 16 से स्टार्ट हो गई थी, डेली लाइव क्लास दिखा रहे हैं। बेटा क्या पता किसी वजह से कोई दिक्कत हो गई हो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, सब चल जाएगी, सब चल जाएगा, इतना परेशान नहीं होते, सब चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो भैया जी इसी प्रकार जो भारत के अलग अलग लोग इन सब चीजों में जुड़कर पैसा कमा रहे हैं, अगर उन सबकी आय को जोड़ दिया जाए तो इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय निकल आता है। यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि आय पद्धति में राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्री टैक्स आय को जोड़कर मापा जाता है। इसमें एक लेखा वर्ष में मजदूरी, भवन और भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज, लाभ आदि से आय शामिल होते हैं। In the income method, the national income is measured by adding up pre-tax income generated by the individuals and companies in the economy. It consists of income from wages, rent of building and land, interest on capital, profit, etc. in an accounting year. In an accounting year. अर्चिता बेटा डाउट है, पूछ लो, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउट हम टॉपिक के बाद पूछते हैं, ये मेरा मानना है ना। बाकी भैया आप पूछ लो, मुझे नहीं पता होगा। वेरी गुड, क्या आपने, अच्छी बात है, इस टर्म को यहां पर देखा कि सर प्री टैक्स इनकम क्या होती है। आओ समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री टैक्स इनकम। प्री टैक्स इनकम, आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन होगा, आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन होगा। पीडीएफ कैसे मिलती है? जब एक क्लास खत्म हो जाती है तो क्लास के साथ 2 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाती है और इसकी पीडीएफ भी आ जाती है, ठीक है। प्री टैक्स इनकम क्या होती है? आप सब लोगों ने यह नाम सुना होगा, प्रीपेड। आप सब लोगों ने यह नाम सुना होगा, प्रीपेड, सुना है? प्रीपेड में लिखा होता है कि पहले सॉरी यार,
प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले पैसे दे। क्या दे बेटा? पहले पैसा दे, उसके बाद की बात बाद में करेंगे, पहले पैसा दे कि प्रीपेड करो। तो प्री टैक्स का मतलब भी यही है, प्री टैक्स इनकम का, कि टैक्स से पहले की इनकम, टैक्स से पहले की इनकम। क्या मतलब हुआ कि मानो कि मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, मानो कि मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। इस 50,000 के अंदर मैंने सरकार को 5,000 रुपए का टैक्स पे किया, मैंने सरकार को 5,000 रुपए का टैक्स पे किया, मेरे हाथ में आए 45,000 रुपए। ये 50,000 रुपए प्री टैक्स इनकम है, ये 45,000 रुपए पोस्ट टैक्स इनकम है। ये प्री टैक्स इनकम है, ये जो टैक्स कट के आ गया ये पोस्ट टैक्स इनकम है। हमेशा जब मैं नेशनल इनकम निकाल रहा हूं इनकम मेथड से, हम लोगों की पोस्ट टैक्स इनकम ऐड नहीं करते, हम लोगों की प्री टैक्स इनकम ऐड करते हैं। प्री टैक्स इनकम ऐड करने का मतलब यह होता है कि इसमें जो सरकार को टैक्स दिया जाएगा वो भी ऐड कर लिया है, तो हमें टैक्स को बाद में अलग से ऐड नहीं करना, तो हमें टैक्स को बाद में अलग से ऐड नहीं करना, तो टैक्स को ऑलरेडी ऐड कर लिया गया, यह कहा जाता है। हां जी, इसमें टैक्स भी आ गया, तो टैक्स की अलग से गिनती बाद में नहीं करनी है। जब प्री टैक्स इनकम को ऐड कर लिया है तो मुद्दा क्या है? क्लियर हो गया? जैसे जो लोग जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं, चाहे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में हो, हमारा एक टीडीएस कट के आता है, हमारा एक टीडीएस कट के आता है। टीडीएस कभी सुना आपने? ये टीडीएस, ये वर्ड सुना आपने? टीडीएस कहते हैं ना कि टीडीएस कट के आया है। मानो कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो 10% टीडीएस कट के आएगा, है ना? बेसिकली टैक्स कट के आता है वो, कि आपका ऑलरेडी 10% टैक्स कट के आएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इसकी एक डेफिनेशन होती है, फुल फॉर्म है इसकी। टीडीएस का मतलब होता है ये, टीडीएस, ठीक है। पास्ट टैक्स नहीं है बेटा, पोस्ट है, पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स, टैक्स भरने से पहले की इनकम, जिस इनकम से टैक्स कट गया वो पोस्ट टैक्स इनकम। जो हाथ के अंदर पैसा आया टैक्स कटने के बाद वो पोस्ट टैक्स इनकम है। बोलिए, क्लियर हो गया? गवर्नमेंट फंड एंड अवॉर्ड मनी, सब्सिडी, व्हाट टाइप ऑफ इनकम? गवर्नमेंट फंड अवॉर्डेड मनी, सब्सिडी इज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा वो। सर, या भारत के इनकम की बात हो रही है, आपके मेरी इनकम की बात नहीं हो रही है। अपने और मेरी इनकम को मत लेके चलो, भारत की इनकम को लेके चलो, तब समझ में आएगी बात, ठीक है? डन? चलिए, तो इसी के साथ साथ हमारी आज की क्लास, सर वाई पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड, आई कांट अंडरस्टैंड। बिकॉज देखो, पेंशन को भी ऐड कर लो। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनके अलावा भी और तरीके हैं पैसे कमाने के, पेंशन को भी ऐड कर लो। मैं तो बोल रहा हूं टोटल आय को ऐड कर ले, किसी भी तरीके से हो रही है, टोटल आय को ऐड कर ले, किसी भी तरीके से हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? पेंशन ऐड नहीं होगा सर क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। पेंशन ऐड होगा क्योंकि वो किसी की आय भी है, पेंशन ऐड होगा क्योंकि वो किसी की आय भी है, ठीक है? जैसे उसने बोला कि सब्सिडी, गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट मनी, अगर हमें क्लियर है कि हम किसको पे कर रहे हैं, अगर मुझे कोई सब्सिडी मिल रही है, मुझे सरकार ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी, तो वो मेरी इनकम में ऐड होगा और सरकार के खर्चे में ऐड होगा, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही, यहीं रखते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे।
तो भैया जी आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट होते हैं जिनको आपने पहले इस तरीके से नहीं पढ़ा होता, तो माइंड में डाउट भी आता है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आराम से पढ़ो, मैं इसमें एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, एक्स्ट्रा डाउट कर लेंगे हम, लेकिन इस तरीके से मत करो कि आप मतलब पूरी क्लास में हम सिर्फ कमेंट्स ही पढ़ते रहें या डाउट पूछते रहें। ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी के लिए चैप्टर बड़ा आसान होगा, किसी का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे एक चैप्टर आता है फिस्कल पॉलिसी, मोस्टली बच्चों के हवा करके ऊपर से निकल जाता है वो, राइट। तो जो चैप्टर डिफिकल्ट है उसके अंदर आराम से बैठो और सुनो कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। हमेशा क्वेश्चन पूछना भी अच्छा नहीं होता, आराम से बैठ जाओ कि अच्छा बता दे भाई क्या बता रहा है तू 1 घंटे, ठीक है। सो आराम से, आराम से, ठीक है। कल बेटा क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी मंडे को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, कल सैटरडे को मैं एक YouTube पर रैपिड फायर क्लास ले रहा हूं, ठीक है। दोपहर को 3 बजे एक YouTube पर SSC अड्डा के चैनल पर एक मैं रैपिड फायर क्लास ले रहा हूं। उस रैपिड फायर क्लास में 1 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs कराऊंगा, जीके और जीएस के। अगर आप चाहो तो आप वहां पर कल दोपहर को 3 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो कल दोपहर को 3 बजे आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय। चलिए।